जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। मैडम, दूसरा जो मेरा सवाल है, अभी जब से कोरोना जो एक विश्व महामारी के रूप में फैली है, हमारे देश में सडनली कुछ कोरोना के रूल्स बनाए गए कि भाई कोरोना में जो बाहर निकलेगा उसको हम उसके ऊपर एफआईआर होगी, ये केस दर्ज होंगे। तो अगर हम इससे पहले के आंकड़े देखें तो जो बहुजन और ख़ास तौर से महिला पर जो शोषण है वो कोरोना के टाइम में ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि सरकार क्या कर रही है। जब आपको निकलना बाहर अलाउड ही नहीं है किसी के लिए, तो इस महामारी में भी वो शोषण कैसे चल रहा है, इस पर आप क्या राय रखना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं हमारे देश में? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में। ये देखिए आपकी समाज में जब भी, चाहे वो ऐतिहासिक रूप में हम उड़ीसा का अकाल देखें या महाराष्ट्र का अकाल देखें या फिर अभी जो किसान की आत्महत्याएं देखें या फिर अभी रिसेंटली हम ये लॉकडाउन को देखें इस कोविड-19 की वजह से, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मार है वो हमारे गरीब तबके पर पड़ती है। और वो गरीब तबका में मोर देन 80% हमारा बहुजन समाज होता है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि गरीबी मतलब इकोनॉमिक आधार पर तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कोई गरीब है तो इसलिए उसका शोषण हो रहा है। चाहे वो अमीर भी है और वो निम्न जाति का है तो उसका शोषण होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अभी एक आईएएस रिटायर्ड हुए हैं, शायद आपकी नॉलेज में हो, तो उन्होंने, नाम भूल रही हूँ मैं उनका उस समय, तो अभी उन्होंने लास्ट डे बोला कि मैं जो है अपने पूरे कैरियर में इस जाति भेदभाव का शिकार रहा। तो मुझे ये उन पर इस बात का गुस्सा आया कि जब आप एक पोजीशन में थे। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ मैडम। मैं इस फील्ड में खुद जातिवाद का शिकार हूँ इस लेवल पर आने के बाद, जिसमें कि आज मेरे पास में स्टूडियो से लेकर के एक फीचर फिल्म बनाने के लिए पूरा सेटअप है। उससे पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी। जैसे ही मैंने अंबेडकर नेशन जो चैनल का नाम रखा, तो जितने भी मेरे चैनल्स के साथ, नेशनल मीडिया के साथ मेरी वर्किंग रही है, मैं लाइव टेलीकास्ट करता रहा हूँ, वीआईपी प्रोग्राम कल्चर से लेकर के और सारे कल्चर के प्रोग्राम। जैसे ही अंबेडकर नेशन चालू किया, मुझे वहाँ से इनडायरेक्टली ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। डायरेक्टली नहीं, किसी ने बोला कि आप स्टूडियो में नहीं आ सकते, आप चैनल में नहीं घुस सकते। मेरा जो बिजनेस था वो पूरा इनडायरेक्टली, अब वो हमसे ना कोटेशन ले रहे हैं ना हमको कोई रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। तो मतलब ये वो आईएएस क्या, प्राइवेट सेक्टर में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आईएएस हैं तो कम से कम उनकी नौकरी जब तक आईएएस हैं वो तो बची हुई है, उसको तो कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मैं तो उस पोजीशन में पहुंच चुका हूँ इस कास्टिंग सिस्टम में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना बुरा स्थिति में, आर्थिक रूप में भी और एक तरीके से देखा जाए तो सामाजिक रूप में भी एक शोषण ही है एक तरीके का। तो ये चीज़ें तो हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी इस चीज़ को झेलना पड़ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही सेमलेस स्थिति है हमारे देश के लिए और भारत के लिए। बिल्कुल सर, आप इस स्थिति से गुजरे हैं और मैं मतलब आई एम डैम श्योर, 100% श्योर हूँ कि हमारे बहुजन समाज का जो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे है, किसी भी क्षेत्र में है, वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में इस जाति व्यवस्था में जो भेदभाव है उसका शिकार रहा ही होगा। क्योंकि अगर आप मुझसे भी सवाल करें क्या आपने ऐसा फ़ील किया है, तो बिल्कुल हमने फ़ील किया है, सहा है और उसका विरोध भी किया है। लेकिन बात तब है कि आप संविधान को मान करके आप उसका विरोध करें। तो जो मैं उस व्यक्ति की बात कर रही थी कि रिटायर होने के लास्ट डे जब वो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ पूरा कैरियर में, तो आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? बाबा साहब ने क्या कहा था कि जब तक आप अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो भागीदारी का मतलब क्या है कि यू हैव द वॉइस, सो यू हैव टू स्पीक। आप नहीं बोले उस समय, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम और आप जो इस समाज में। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो समाज के लोग जिस तरह से, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब मेरी कहानी है, जिस तरह वैसे बहुत लोगों की कहानी है, सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है।
तो क्या कि आर्थिक जो साधन रह जाता है ना वही रह जाता है उसके पास, उसी तनख्वाह से उसको घर चल रहा है। तो कई बार वो अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूर पाता है कि मैं अगर इसके खिलाफ फाइट करूँगा तो मुझे सस्पेंशन लेटर ना दे दिया जाए। जैसे कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया। तो हो सकता है कि ये डर उनकी वजह रही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसे डर के बैठेंगे तो फिर आप शोषण को झेलते रहिए। कहीं ना, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो पूरा नेशनल मीडिया हर चैनल के खिलाफ, मैं तो गोदी, वो मीडिया नहीं है, वो वाकई में गोदी मीडिया बन चुका है। गोदी का उपनाम, अब गोदी एंड मोदी में कोई फ़र्क नहीं है, ये इनडायरेक्टली चाहे रवीश मोदी बोले कोई भी बोले गोदी मीडिया, अरे गोदी मीडिया आप ही तो हो, और कौन गोदी मीडिया है। अगर मैं इनके प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊं तो वहाँ पे बहुजन समाज का आपको एम्प्लॉय तक भी नहीं मिलेंगे। आपको जिस रवीश को आइकॉन करके पेश किया जाता है वो रवीश खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। और उनके स्टाफ में अगर हम, आप टाइटल नेम भी देख लीजिएगा, कभी आप नज़र करिएगा, जिस एनडीटीवी को बहुजन समाज बड़ा पसंद करता है उसने अपना एक व्यूअर्स बना लिया है। लेकिन अगर हम उनके स्टाफ की उस पर जाएँ, इंडिविजुअल की कंपनी में स्टाफ में कितने लोग बहुजन के होंगे, जो बहुजन की बात भी उठाता है कई बार रवीश, तो वहाँ पे स्टाफ जब आप देखेंगे उनके सरनेम से आपको पता लग जाएगा, सारा का सारा स्टाफ जो है वो 90%, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 95% जनरल कास्ट से ही है। सर तो 90, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ, झेलना पड़ता 95% नहीं, 100% 100% जो है वो अपर कास्ट पीपल हैं। न्यूज़ रूम की मैं बात कर रही हूँ। जितने बड़े बड़े चैनल हैं जो अपनी खबरें लाते हैं, उनमें आप जितने न्यूज़ रूम के अंदर जो न्यूज़ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 100% जो है दे आर फ्रॉम अपर कास्ट। तो आप ये देख लीजिए कि आज़ादी के 72 साल बाद भी जो है किसी बहुजन समाज के व्यक्ति की एंट्री जो है वो मेन स्ट्रीम की मीडिया तक, मेन तक नहीं हो पाई है। तो जहाँ तक हम लोगों के फाइट की बात है कि संविधान के लागू होने के 70 साल बाद भी हम ये बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं कोई भी हमें जो है वो उत्पीड़न और शोषण इस आधार पर कर देता है कि तुम जो है इस जाति की हो या इस समाज से आती हो। तो इसी को तो सर हमें ब्रेकअप करना है ना, इसी को तोड़ना है, इसी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। और इसके क्या रिप्रिकेशन हो सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाबा साहब को जब स्कूल में वो पढ़ने जाते थे तो उनको क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था। अगर वो उस समय ये सोच लेते कि मुझे तो स्कूल में घुसने ही नहीं दिया, तो शायद वो नहीं पढ़ पाते। जब वो नौकरी करने के लिए जाते हैं तो जो एक पियोन है वो स्कूल में अपर भी कास्ट पानी का, तक पानी घर तक से नहीं लाना पीने, पड़ता घर, था, वो हाँ, पानी घड़ा पी नहीं सकते छूने थे दिया स्कूल के जाता बाहर था से। उनको। जी। और वो जब बड़े हो गए, नौकरी करने के लिए आए लंदन से अपनी डिग्री लेने के बाद, जब वो नौकरी करते हैं तो जो उनका पियोन है वो फाइल उनको ऐसे फेंक के देता है। तो वो बाबा साहब सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ लिख करके बाहर से पढ़ के आया और तब मेरा ये हालत है, तो फाइल मेरे तो समाज छोड़िए, के जब वो वापस आते हैं उस शहर के अंदर, अहमदा, ये अपना बड़ौदा हाउस की बात है, जो शाहजीराव गायकवाड़ ने उनको जो स्कॉलरशिप दिया था, तो उसमें टर्म्स कंडीशन में था कि जब वो वापस आएंगे तो उनको नौकरी वो वहाँ पे तो करेंगे, उनको ऐसा, हाँ। ये आपने बाबा साहब का बीच में जिक्र किया, सेम पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ और फाइट कर रहा हूँ आज भी, कि उनको घर नहीं मिलता है। ये पीछे मेरे साथ अभी हादसा हुआ जिसमें मैं एक फिल्म बना रहा हूँ ऑलरेडी, अभी एक समाज को मैसेज देने के लिए कि कास्ट सिस्टम आज भी कितना मजबूत है। वो तो उस ज़माने की बात है, आज से 80 साल पहले की बात है। मुझे अभी 6 महीने तक बिकॉज ऑफ इसलिए घर नहीं मिलता है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फॉलोवर हूँ और बुद्ध का फॉलोवर हूँ। तो लोग जो जनरल कास्ट पीपल हैं वो आज भी बाबा साहब अंबेडकर को और संविधान को भी, बाबा साहब अंबेडकर को ही नहीं, मैं जो देख पा रहा हूँ उन्होंने संविधान को भी एक शेड्यूल कास्ट का दस्तावेज मान लिया है उनकी नज़रों में, और बाबा साहब अंबेडकर को भी वो एक शेड्यूल कास्ट के तौर पे ही देखते हैं, विश्व के उस पर नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के। ये कुछ लोगों के लिए ये विडंबना हो सकती है, लेकिन जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, और जहाँ तक हम संविधान की बात करें कि वो द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, तो वो जो सुप्रीम लॉ है संविधान, जिसके द्वारा ही और बाकी कानून जो है वो बनते हैं, तो उसको कोई नकार नहीं सकता। ये डेमोक्रेसी है, कितने भी लोग अपने हाथ पैर मार ले, संविधान को बदलने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता है। ये असीम सत्य है। बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया है वो समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दैट इज़ द सुप्रीम लॉ।
सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर न्यायपालिका काम करती है। आप ये देख लीजिए कि जिस देश में भगवान को न्याय दिलाने वाली कार्यपालिका हो, तो और हम क्या बात करें, तो भगवान का अस्तित्व तो अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो न्यायपालिका है जिसने राम का ये जगह डिसाइड किया कि हाँ ये राम की जगह है। तो अब इतनी सी बात कहने से आप ये समझ लीजिए कि मैं जरूर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके साथ में बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, और आप भी उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। वो जो डिसीजन भी आया है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में जितना कड़ापन है उतना थोड़ा लचीलापन भी है, और जो बुद्ध का मध्यम मार्ग है वो वहाँ पर भी दिया है उन्होंने। तो जो ये जो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि कोर्ट और कानून सबूत मांगता है, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ है ये कानून, ये सबूत के आधार पर नहीं हुआ, एक आर्टिकल 142 के बेस पर, जिसमें कि कोर्ट ये तय कर सकता है कि आस्था के रूप में भी वो एक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि प्रूफ नहीं हो पा रहा था। तो एक क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी है वो पॉपुलेशन में ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए उसको आस्था के नाम पर वो ज़मीन दिया गया, और ये प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू एज एन प्रूफ ये डिसीजन नहीं। इस पर मैं डिबेट किया था सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ में। तो मतलब हमारा जो संविधान है वो इतना, उसमें इतनी अच्छा ही है कि किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग के लोगों को तकलीफ ना हो, और ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये आप अगर वो चीज़ बाबा साहब ने नहीं दी होती तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि वहाँ मंदिर बन सकता था। बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ कि वो मंदिर बाबर ने तोड़ा था। हाँ, प्रूव नहीं कर पाए। वो अभी भी प्रूव नहीं है, क्योंकि अभी भी जो ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारी अभी न्यूज़ आ रही थी और सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ था कि जब नींव की खुदाई हो रही थी तो उसमें बुद्धा की जो ऐतिहासिक प्रूफ तो है ही, साकेत नगरी था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए कि भगवान की जहाँ तक बात करें तो भगवान हमें सिर्फ जो है वो भारत में ही दिखते हैं, कि उनके जो रूप और स्वरूप जो है उनके बदल जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर आप भगवान कृष्ण राम जो भी देख लीजिए, हमने तो देखा है और हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो मतलब दैट इज़ द यूटोपियन सिचुएशन, कि आप जो है जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको अस्तित्व उसको बना रहे हैं। तो आई पर्सनली बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। अम्बेडकर इज़ माई आइकन, और एज अ विमेन अगर हम कहें कि सावित्री बाई फुले जो हैं उनसे बड़ी कोई शिक्षिका, पहली शिक्षिका जो हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए, सिर्फ बहुजन समाज की लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए शिक्षा का मार्ग खोला, वो हमारे सबसे बड़े आइकॉन हो सकते हैं। तो जो ये मूर्तियां हैं ये अपने हिसाब से, समय के हिसाब से तय होती हैं कि कहाँ पर, ये आस्था का विषय है। तो जो व्यक्ति हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो आज लोग बाबा साहब को भी भगवान के रूप में देखने लगे हैं। जो नास्तिक है वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, और जो आस्तिक है वो भी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान में बिलीव करते हैं नहीं करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ द मैटर ऑफ योर आस्था, बस जो सोच है और बहुजन जो सोच है। तो ये तो संविधान कहीं पर कहता ही नहीं है, हिंदूवादी सोच की बात ही नहीं करता है या हिंदुत्व की बात नहीं करता है। तो इसीलिए अगर संवैधानिक टेक्निकली रूप से हम देखें तो संविधान जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जनरल जो है वो यूज़ करता है। तो इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है रिलीजियस बेस्ड, कि ये मुस्लिम और हिंदू, तो वो है ही नहीं, वो कहीं से भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। और जहाँ तक जो आपने सवाल पूछा था कि इस कोरोना काल में जो स्थिति है वो किस तरह से आर्थिक रूप से जो है जो गरीब हैं उन पर ज़्यादा पड़ी है, तो वहाँ पर मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि जो गरीबी का कंसेप्ट अगर लिया जाए, जो बाबा साहब ने नहीं लिया, क्योंकि बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे कि जो इनजस्टिस है, जो ये गैर बराबरी है, वो आर्थिक आधार पर नहीं है, वो जाति के आधार पर है। कि अगर आप एक आईएएस भी बन जाते हैं तब भी आप एक ठाकुर और ब्राह्मण की नज़र में एक पर्टिकुलर कास्ट से संबंध रखते हैं, आप उसकी नज़र में आप उनके बराबर बैठ नहीं सकते, आप उनकी नज़र में उनके बराबर नहीं हो सकते। तो जो वो मानसिकता है वो सामाजिक आधार पर है। और जो हमारा संविधान है जो रिजर्वेशन जो देता है, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, वो सिर्फ भारत में नहीं, वो अमेरिका जैसे देश में भी है। अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा, प्लान के द्वारा, वो जो समाज का जो लोग हैं, जो
जिनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, सहभागिता मिलनी चाहिए, वो वहाँ पर मिल रही है। तो जब दूसरे देशों में लोग उसी रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं सुधारात्मक नीतियों के माध्यम से, और जब हम अपने भारत में जब हम बात कह देते हैं तो रिजर्वेशन का मतलब आपके मुंह पे, चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है, अच्छा रिजर्वेशन, कोटा, तो मतलब कि आपकी जो मेरिट है, आपकी जो एजुकेशन है, वो सब बराबर, जीरो। तो जैसे ही आप उससे आते, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाबा साहब ने उसका क्यों प्रावधान रखा? वो इसलिए रखा कि जो इतने लंबे समय से लोगों को अलग अलग जगहों पर आने की परमिशन नहीं थी, कि बताइए आप घर से बाहर निकलेंगे तो आगे मटका लटका हुआ होगा, पीछे झाड़ू लटका हुआ होगा, कि आप जो है अपनी परछाई भी किसी और के ऊपर नहीं पड़ने दे सकते। तो ऐसे समाज में जब इस तरह की परिस्थितियों में लोगों को शिक्षा का अधिकार कहाँ मिलेगा? जब शिक्षा नहीं होगी तो वो अलग अलग क्षेत्र में कहाँ से आ पाएंगे? उनको रोजगार कहाँ से मिलेंगे? जब रोजगार नहीं मिलेंगे तो उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, और प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी, अपने समाज की आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो ये एकदम क्लियर है कि आर्थिक आधार पर जो है वो समाज में बराबरी नहीं आ सकती है। हाँ, उसको एक क्लॉज के रूप में रखा जाता है, जैसे कि अभी ओबीसी का भी उठ रहा है कि क्रीमी लेयर हो रही है उसमें, और अभी जो है अब तो ये भी आने लग गया है कि जो हमारा एससी समाज है उसमें भी क्रीमी लेयर लग जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ये बात कहना चाहूँगी कि ये हमारी अभी सेकंड जनरेशन है जो जॉब्स में आ रही है या अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सहभागिता कर पा रही है। तो अगर क्रीमी लेयर आप वहाँ पे लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर क्लोजिंग द डोर टू एंट्री इन द प्रोफेशनल कोर्सेज। जैसे मान लीजिए कि बीटेक है, जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग है, डॉक्टर बन रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो उसमें आप फ़ी स्ट्रक्चर देखिए, उसमें लोग जो है जब पैसा नहीं होगा, फीस नहीं भर पाएंगे तो वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्रीमी लेयर लगाने के बाद आपने वो रास्ते बंद कर दिए कि आप सिंपली जो है वो बस 10वीं 12वीं कर लो और बस आपका काम ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो हमें फिर से पूरे बहुजन समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा कि ये जो नीतियाँ बन रही हैं वो किस माइंडसेट से बन रही हैं, उसको हमें जो है वो आकर के विरोध करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना काल की बात है, तो आप ये देख लीजिए कि जैसे ही हमारे यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ 22 मार्च के बाद, जो जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया एक दिन के बाद, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट पड़ा वो मज़दूरों पर पड़ा। और उन मज़दूरों में आप जो है अगर आप चाहें तो स्टडी करा लीजिए, उसमें मोर देन 90% जो है वो फ्रॉम बहुजन समाज। तो वो जो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से काम करने के लिए आए, तो सबसे पहले उन्हीं पर मार पड़ी। एक तरफ आप लॉकडाउन कर रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, मास्क लगाइए और प्रोटेक्शन लीजिए, और वो बेचारे बिना किसी प्रोटेक्शन के अपने घरों की ओर लौट के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, पैसा नहीं है देने के लिए, उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं। और उस समय की ऐसी हृदय विदारक जो तस्वीरें वो आई कि लोग मतलब रात को सो गए तो ट्रेन से कट गए, रोटियां वहाँ बिखरी पड़ी हैं, महिलाएं जो है वो बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हेल्थ प्रिकॉशंस के जो है वो बस सड़कों पर चली जा रही हैं, बच्चे बिना जूते चप्पल के, बिना कुछ खाए पिए चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो महिलाएं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनका जो डिलीवरी है, जो प्रसव है, वो भी सड़कों पर हो रहा है। तो मतलब इतनी इनह्यूमन कंडीशन है। उस समय गवर्नमेंट क्या अपना रोल निभा रही है वहाँ पे, गवर्नमेंट किस तरह के वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रही है, उनको किस तरह की सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। जब बहुत हो हल्ला मचा उसके बाद इन्होंने बसेस चला के लोगों को पहुँचाया, उसमें भी कितने लोग पहुँचे। इसके अलावा एक तरफ आप जो है वो अलग अलग विमान चला रहे हैं लोगों को विदेशों से लाने के लिए, और आप अपने ही देश में जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए आप बसेस भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो एक तरफ आप 20,000 करोड़ का पैकेज लागू कर रहे हैं कि जो एमएसएमई है उनको रिवाइव करने के लिए, दूसरी तरफ आप जो ये गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं सड़कों पर, उनको आप 2 वक्त का खाना भी नहीं दिला पा रहे हैं। तो आपकी ये जो दोयम दर्जे की जो नीतियां हैं, जो किस तरह का व्यवहार है, स्टेट एज ए स्टेट सरकार किस तरह का एक्ट वहाँ पर कर रही है, तो
सिचुएशंस जो है वो बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं ये जो हमारा बहुजन समाज है वो प्रभावित होता है सबसे पहले, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो और चाहे वो धर्म के नाम पर वो दंगे फसाद हो, जैसे दिल्ली में हुआ था। तो कौन लोग उससे ज़्यादा प्रभावित थे और किस पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? तो जो नीतियाँ बन रही हैं या जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट टाइम, उस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और उस पर फिर एक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम कोई भी रिफॉर्म की बात कर ही नहीं पाएंगे। सो वी हैव टू थिंक ओवर इट कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ लेके आ रही है और क्या इवन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उस पर भी हमें विचार करने की ज़रूरत है और बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है कि वो बहुजन जो समाज है उसको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। जैसे कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम चलाया गया कि एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए हमारा जो रूरल, जब हम और आप फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारे नेटवर्क चले जाते हैं। जो ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार हुए उसमें नेटवर्क टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो और आप देखिए कि रूरल एरियाज़ में तो नेटवर्क है ही नहीं ना, तो वो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि आपने रूरल और अर्बन का डिवीज़न कर दिया। और मोबाइल जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये कौन सुविधाएं किसके पास हैं? जाहिर सी बात है जो हायर क्लास का मोबाइल है तो वो तो एक कैटेगरी से ऊपर का आदमी यूज करता है, नहीं तो बटन वाला तो वो कैसे? बिल्कुल, ओनली 20% जो पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन का यूज़ कर रही है। तो आप देख लीजिए ना, रेस्ट ऑफ द जो 72% जो है वो फिर क्या यूज़ कर रही है 73%। मैडम एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपका बहुत टाइम ले चुका हूँ मैं, और उससे पहले एक अपनी राय भी मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। आपने एक क्रीमी लेयर का मामला उठाया था, तो बिल्कुल सही है वो। मैं जहाँ तक समझता हूँ जो हमारे बहुजन पॉलिटिशियन हैं इन पर तो ज़रूर क्रीमी लेयर ले आया जाए, बाकी किसी पे ना लाया जाए, क्योंकि जितने भी अभी तक बहुजन लीडर्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो बहुजन समाज का नुकसान इन्होंने किया है और एकदम निकम्मेपन का काम किया है। आज तक बहुत अच्छा उनका कोई परफॉर्म नहीं है। तो क्रीमी लेयर लाना तो सरकार कोई भी आए इनके ऊपर ले आइए, लेकिन जो और जो पॉलिसीज़ हैं जो हमारे बहुजन समाज को इफ़ेक्ट करेंगी क्रीमी लेयर से, वो मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए। और एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपने एक ऑफलाइन कोरोना के ऊपर जो आपने एक कविता लिखी है उसको आप सुनाइएगा। उससे पहले एक लास्ट सवाल, आपने अक्सर देखा होगा कि और पढ़ा भी होगा और पढ़ाया जाता है, हर आदमी का मेंटेलिटी सेट है, हर फीमेल का, पूरे देश का मेंटेलिटी सेट है कि जाति जो बनी है, ये मेरे प्लान में नहीं था आपको पूछने का, बस अचानक से आया, सो सॉरी, टाइम आपका ज़्यादा ले रहा हूँ। वो कहते हैं कर्म के आधार पर जाति है। कर्म के आधार पर जाति क्यों होनी चाहिए? कर्म तो, कर्म का मतलब वर्क, कार्य कोई कुछ भी कार्य कर सकता है, उससे जाति का क्या मतलब है? लेकिन एक आम मेंटेलिटी आपने देखा होगा, और जो इनके वो जो साधु हो, बाबा हो, जो भी इनको क्या बोलूँ मैं दूसरे भाषा में, इनके जो सिस्टम को मैनेज करते हैं, चाहे वो पंडित पुजारी मंडित, वो कहते हैं कर्म के आधार पर जाति। कर्म के आधार पर जाति होनी चाहिए क्या? मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आप इस पर ज़रूर अपनी राय रखिए कि एक आदमी अगर नाला सफाई का काम कर रहा है तो आप उसको कैसे, आप यही कहेंगे कि ये छोटे कास्ट का है या एक शेड्यूल कास्ट है? ये अचानक से मेरे दिमाग में आया और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कर्म के हिसाब से जाति को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इंसान उसकी जो एजुकेशन है उसके हिसाब से उसका वर्क हो सकता है, लेकिन आप उसको जाति में कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? ये आखिरी सवाल। मेरा तो ये मानना है कि जाति होनी ही नहीं चाहिए। इस समाज से जो है, जो जाति के आधार पर ही सब कुछ है, जो आप कह रहे थे कि माइंडसेट एकदम सेट है सबका, तो वो बिल्कुल माइंडसेट सेट है। तो इसीलिए जाति व्यवस्था को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई वो काम के आधार पर हुई कि ये जो ब्राह्मण है उनका काम पूजा पाठ और प्रीचिंग से रिलेटेड है, फिर क्षत्रियों का रक्षा से संबंधित है, वैश्य जो है वो बाजार देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, और शूद्र जो है वो सेवा करेंगे। तो जो ये काम के आधार पर, तो काम में जो डिग्निटी क्यों नहीं है हमारे यहाँ पर? तो ब्राह्मण अगर भीख मांग रहा है तो अच्छा है, मतलब उसको हम रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। लेकिन जो एक सीवेज वर्कर है, जब वो गटर में उतरता है, जब वो लैट्रिन साफ़ करता है, तो वही काम जो है वो अच्छा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सफाई तो वही कर रहा है ना। तो जो सरकार ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, तो वो कौन कर रहा है? हमारा बहुजन समाज कर रहा है। बहुजन समाज में भी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग कर रहे हैं उस स्वच्छता को। तो वो स्वच्छता आप एक व्यक्ति झाड़ू लगा के सिंबलाइज कर देगा कि हमने साफ़ किया, लेकिन वो डिग्निटी कहाँ है?
सीवेज वर्कर में उतर करके लोगों की मौत हो जाती है गैसेस लीक होने की वजह से। आप उनको सेफ्टी दीजिए, उनको आप सेफ्टी इक्विपमेंट दीजिए, मशीन लेके आइए, आप क्यों नहीं वो चीज़ें करते हैं? तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर वो बहुत ज़रूरी है। हर काम के पीछे जो है वो एक आदर का भाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर जाति आधारित जो काम के बीच में डिवीज़न है, का जो सिस्टम हाँ, तो जाति आधारित भेदभाव है काम में, तो वो ख़त्म होना चाहिए। और जब आप यहाँ पर देखिए काम को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, कैसे उसको रिस्पेक्ट वे में लाया जाता है, कि जब आप घरों में काम करते हैं तो वो हो जाता है कि ये औरत का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? औरत का काम है झाड़ू पोछा, बर्तन या खाना बनाना। और वही काम जब एक पुरुष एक रेस्टोरेंट में करता है तो वो सैफ बन जाता है ना। तो जब आप अपने घर में डेकोरेशन का काम करते हैं तो वो पुरुषवादी मानसिकता कि भाई ये कैसे कर रहा है। और वही काम आप जब प्रोफेशनल रूप में करते हैं, डेकोरेटर के रूप में करते हैं या मैनेजमेंट के रूप में करते हैं, तो वही फिर उस काम का रिस्पेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है वो मेंटेन होनी चाहिए। और एक सफाई कर्मचारी जब गटर में उतर सकता है तो एक ब्राह्मण भी उस गटर में उतर सकता है। तो वो काम के बीच में जो ये डिवीज़न है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इसीलिए जाति व्यवस्था ख़त्म कर दो तो काम के बीच में ये जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए न तो महिला का काम न पुरुष का काम, जो जेंडर गैप है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा अगर रिस्पेक्ट मिलेगा। और जो समाज में जो जितने काम हैं वो हर कोई करने के लिए, आप ये देख लीजिए कि जब कोई वैकेंसी आती है ऑफिसेज़ में तो सफाई से रिलेटेड, जब सफाई कर्मचारी, तो उसमें लिखा होता है कि ओनली SCs कैन फिल द फॉर्म, ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। क्यों? कि वो वैकेंसी जब सफाई कर्मचारी वाली वैकेंसी है तो आप क्या कहते हैं उसमें सिर्फ वाल्मीकि भर सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट की भर सकते हैं। आप उसको ओपन करिए, उसमें हर कोई भर सकता है। तो ये जो मानसिकता है इस समाज में सोशलाइजेशन प्रोसेस में कि अपर कास्ट के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम गुप्ता हो, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो वो शुरू से ही उसके ब्लड में वो चीज़ें आने लग जाती हैं। तो वो ब्लड में है नहीं, वो एक्चुअली मन में भर दी जाती क्या है। रास्ता निकाल लिया कि उस जॉब पर ये स्पेशली ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो वो ना हमारा कोई एडवोकेट जाकर के इसमें किसी कोर्ट में अपील करता है कि ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू नीड है ना ये तो, कि आप अपने According अपने to हिसाब need, से, right, अकॉर्डिंग टू नीड, अपने अपने हिसाब से लोग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि संविधान में ये नहीं लिखा जा सकता कि आप किस जॉब को किसके अकॉर्डिंग निकालोगे। तो दिस इज़ द लेटर इंटरप्रिटेशन कि आप, क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट सोच सकता है कि वो, अब ये लिखा है कि स्टेट को हर समाज के हर वर्ग को एक समान लेवल पर लाना है। तो उसके लिए वो हो सकता है कि विमेन के लिए एक मेट्रो का कोच रिजर्व कर दिया, इसलिए कि महिलाएं जो ट्रैवल कर रही हैं वो सेफ्टी के साथ कर पाएँ, जो डिग्निटी के साथ कर पाएँ। तो वो स्टेट का मैटर है वहाँ पर। तो स्टेट नहीं चाहे तो नहीं करेगा, तो कोई क्लेम कैसे करेगा? तो ये स्टेट को देखना पड़ेगा, स्टेट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर वो बराबरी है कि नहीं। क्योंकि संविधान और प्रियम्बल वो क्या कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द इक्वल राइट, इक्वल फ्रीडम, इक्वल जस्टिस, इक्वल लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, मिल के रहेंगे सब लोग। तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जाति है तो जाति के आधार पर डिवीज़न, तो उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और हम और आप यहाँ पर इसलिए ही बैठे हैं कि इन चीज़ों को समझकर हम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आगे के लिए वो मैसेज है। तो जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, और जाति के आधार पर कोई निम्न नहीं हो सकता। हर के काम की वैल्यू है। तो मैं क्यों गटर का काम करूं? नहीं करती। मैं क्यों टॉयलेट साफ करूं? नहीं करती। मैं, कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए उसको करने के लिए। तो इसके लिए, इसलिए गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना होगा कि गवर्नमेंट को जो सीवेज वर्कर हैं उनको आप काम छुटवाइए और उनके लिए दूसरे काम की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि जब वो काम, जब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम कोई किस्मत में लिखवा के नहीं लाए कि उनको वो काम करना है। ये तो आपको उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर जिन्होंने काम छोड़ दिया, बहुत सारे लोग वो बेरोजगार हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ काम नहीं है, और वो उस चीज़ का विरोध करते हैं कि हम एक काम कर रहे थे अब तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो इस तरह के प्रोविजंस जो है वो
गवर्नमेंट को लाने पड़ेंगे। कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत सीमा जी धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए, अम्बेडकर नेशन पर, और टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि आप हमारे साथ लगातार हमारे शो पे बनी रहेंगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।